हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। हम आज बात करने वाले हैं सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अपने आप में। सीटेट में हर बार यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। इन दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो जीन पियाजे के सिद्धांत से जो इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम फुल डिटेल के साथ बहुत ही आसानी के साथ में जीन पियाजे के सिद्धांत को हम समझने वाले हैं, जो कि सीटेट के दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं वीडियो में हम अपने आगे की तरफ और हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे की बात की जाए तो जीन पियाजे जो कि इनका जन्म 1896 में हुआ था और 1980 में इनका देहांत हुआ। तो वीडियो में इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम जीन पियाजे जी के बारे में जानते हैं। तो जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास का गहराई से अध्ययन किया और मानव के मानसिक विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक विकास के रूप में की। यानी इन्होंने जो विकासात्मक मनोविज्ञान का इनको जनक माना जाता है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास होता है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, उसका इन्होंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और मानव के मानसिक विकास पर क्या कुछ संज्ञानात्मक विकास का असर रहता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे जो मानव होता है उसके मानसिक विकास में मदद करता है, इन सभी बातों के बारे में इन्होंने चर्चाएं की और अपना एक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको हम आज संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कई बार इनकी जो बुक्स हैं वो पूछी गई हैं, जो पुस्तकें हैं उनके बारे में कई बार पूछा गया है। तो फर्स्ट इनकी जो बुक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, सेकेंड है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, थर्ड है द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ड, सेकेंड है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड और लास्ट है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये कुछ और भी इनकी कई बुक्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इनमें से एक न एक जो बुक है वो सीटेट के एग्जाम में पूछी गई है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। जीन पियाजे के अनुसार इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो कथन रहते हैं वो कई बार पूछे गए हैं सीटेट में। तो उन कथन के बारे में अगर बात करें तो बच्चे संसार के बारे में अपने समझ की रचना सृजन के रूप से करते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जो उनका संसार होता है उस संसार के बारे में वो अपनी समझ से उस संसार की रचना करते हैं और वो भी वो सक्रिय रूप से उसकी रचना करते हैं। ये कथन जो है ये जीन पियाजे का है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, यह कथन किसका है? ऐसे करके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कथन जीन पियाजे का है। नेक्स्ट जो इनका कथन है, हर बच्चे के अंदर एक वयस्क और हर वयस्क के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ये कथन है। तो हर बच्चे के अंदर एक वयस्क और हर वयस्क के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, ऐसा मानना किसका था? जीन पियाजे का ऐसा मानना था। बात करें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में, तो इन्होंने जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको इन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा हुआ था। यानी कि इन्होंने बताया था कि जो मनुष्य होता है, जो बालक होते हैं, उनके जो डेवलपमेंट, उनका जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं प्रस्तुत की। तो कौन कौन सी वो 4 अवस्थाएं थी? तो पहला इन्होंने बताया संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था थी, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की थी, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। जो थर्ड थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था थी, इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के रूप में जाना जाता है। और जो लास्ट बताया इन्होंने वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने बताई, इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। पहली संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट जो इन्होंने बताया वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम डिटेल में एक एक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि किस अवस्था में कौन से जो डेवलपमेंट होते हैं वो बालक के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। उन सभी के बारे में हम डिटेल से अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो इनकी अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, या कह सकते हैं 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की ये अवस्था होती है।
तो इसमें क्या कुछ होता है, तो इस अवस्था में यानी संवेदी पेशीय अवस्था में शिशु जो होता है शरीर से चीज़ों को इधर उधर करते हैं। यानी कि जो शिशु होते हैं, छोटा जो बालक होता है, वो कई ऐसा देखा जाता है। आप एक पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि जो भी इस यहाँ पर स्टेज बताई जाएंगी, आप उनको एक बालक के रूप में आप उनको देखने का प्रयास करिए, आप उनको सोचने का प्रयास करिए कि एक छोटा बालक क्या ऐसे कुछ करता है। तो आप उनको अगर आप महसूस करते चलेंगे तो आपको जो ये टॉपिक है बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे शिशु जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक के हैं, वो शरीर से चीज़ों को इधर उधर करते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं और वे प्रकाश तथा आवाज़ के प्रति क्रिया करना आरंभ कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, कहीं से अगर लाइट आ रही है तो लाइट की तरफ वो देखना शुरू करते हैं, कोई आवाज़ हो रही है तो उस आवाज़ की तरफ वो अपनी क्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो पहचान होती है, जो कुछ एक्टिविटी होती है वो 0 से 2 वर्ष में, तो वो ऐसा करना वो प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी, इस अवस्था का जो बालक है वो किसी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना और दांतों से काटना आदि की स्वाभाविक क्रियाएं करता है। यानी कि अगर किसी भी इस अवस्था का जो बालक है, अगर उसके हाथ में कोई वस्तु दे दो तो उसको देखेगा, उसको पकड़ेगा, अगर उसको हाथ में ले लिया तो तुरंत उसको मुंह में रखने की कोशिश करेगा, दांतों से काटने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार की जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं वो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आती है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बालक जो होता है वो असहाय, जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी और सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने का प्रयास करता है। यानी टूटे फूटे शब्दों में अर्धभाषी यानी टूटे फूटे शब्दों में बोलने का प्रयास करता है, सामाजिक दृष्टि से चतुर या कह सकते हैं सामाजिक दृष्टि से थोड़ा बहुत अच्छा बनने का प्रयास करता है, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने का भी प्रयास करता है। तो इस अवस्था का जो बालक होता है वो प्रयास और त्रुटि के द्वारा जो परिस्थितियां होती हैं उनको समझने का प्रयास करेगा। वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो विकसित हो जाता है, यानी कि उसमें वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो होने लगता है। बच्चों का अनुकरण, बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो बड़ों का अनुकरण करते हैं, यानी जिस प्रकार से जो बड़े जो भी कार्य कर रहे होते हैं ठीक उसी तरह से उन कार्यों को करने की जो प्रवृत्ति होती है, अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है, इस अवस्था के बालकों में पाई जाती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी अवस्था की बात अगर हम करें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहली होती है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, जिससे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये आती है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। और दूसरी होती है अंतर्दर्शी अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, कह सकते हैं 2 उपभागों में बांटा गया है। पहली प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष तक की होती है, इसमें सूचकता का विकास होता है, यानी कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो बच्चे होते हैं, जो बालक होता है, वो संकेतों और चिन्हों को पहचानना शुरू कर देता है कि कौन सा जो शब्द है, कौन सा जो चिन्ह है वो किस वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी के बारे में वो चिंतन करना, सोचना प्रारंभ कर देता है। पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर जोर दिया है, एक तो संकेत यानी संकेत करना, और दूसरा चिन्ह। इन 2 प्रकार के जो सूचक जो होते हैं उन पर पियाजे ने जोर दिया हुआ है और बताया है कि इन 2 प्रकार की सूचकताओं के द्वारा जो बालक होता है वो वस्तु, शब्द तथा प्रतिमा के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़िए तो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके अंतर्गत क्या कुछ बदलाव आते हैं बालक में, तो इस अवधि में जो बालक होता है वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सभी सीख लेता है, पर उसके पीछे छिपे जो नियम होते हैं उन नियमों को नहीं समझ पाता। यानी जोड़ कैसे हुआ, घटाव जो हुआ है वो कैसे हुआ है, अगर घटाव हो गया है तो जिन जिन चीज़ों को घटाया गया है अगर उनको जोड़ दे तो क्या वही फिर से आ जाएगा, या गुणा भाग जो होते हैं इनको सीख तो लेता है पर इनके पीछे जो नियम होते हैं उन नियमों को वो समझ नहीं पाता है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता है, यानी पलटावी गुण जो होता है वो नहीं पाया जाता। जैसे यदि बालक को कहा जाए 2 गुणे 3 6 होता है तो 3 गुणे 2 कितना होगा, तो वह इसका जवाब नहीं दे सकता है। यानी कि जो पलटावी गुण होता है वो बालक के अंदर विकसित नहीं होता है। 3 गुणे 2 जो होगा वो बता देगा 6 हुआ है, लेकिन 2 गुणे यानी उनको पलट करके अगर 2 गुणे 3 पूछा जाए तो बताने में वो असहजता महसूस करता है। विद्यालय से अगर घर 2 किलोमीटर दूर है तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी, इसको बालक नहीं समझ पाता है। इन सब सवालों के जो जवाब है वो बालक देने में असमर्थ रहता है।
अगले पॉइंट की तरफ अगर बात की जाए, तीसरी अवस्था जब आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, तो इस अवस्था के अंतर्गत इस अवस्था में जो बालक होता है वो मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त वस्तुओं का मतलब जो प्रत्यक्ष सामने जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को देख करके उनमें चिंतन करना जो बालक होता है वो प्रारंभ कर देता है। बालक के चिंतन में उत्क्रमणशीलता, पलटावी गुण आ जाता है। अब वह समझने लगता है कि 3 गुणे 2 बराबर 6 होगा, तो 2 गुणे 3 बराबर भी 6 ही होगा। यानी कि इस उम्र में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर पलटावी गुण जो है वो विकसित हो जाता है। अब वो ये समझ लेता है कि 3 गुणे 2 जो होता है वो 6 होता है, तो इसको पलट करके अगर 2 गुणे 3 पूछा जाए तो वो भी 6 होगा। यानी अगर पूछा जाए कि घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है, तो विद्यालय से भी घर की दूरी 5 किलोमीटर ही होगी। इस प्रकार से बालक के अंदर जो पलटावीपन का जो गुण होता है वो विकसित हो जाता है। बालक जो होता है वो दिन, तारीख, समय और महीने तथा वर्ष जो होते हैं उनको बताने योग्य हो जाता है। इनके नाम जो होता है, चाहे महीनों के नाम हो, समय के नाम हो, दिन या वर्ष के नाम हो, उनको बताने में जो बालक होता है वो सक्षम हो जाता है। बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व संरक्षण से संबंधित समस्याओं को समाधान भी कर लेता है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, वजन, जो वस्तुएं होती हैं कितने वजन की हैं, क्या कुछ है, इन सभी संबंधित समस्याओं का जो समाधान है वो बालक कर लेता है। वस्तु की लंबाई और वजन के अनुसार उनको क्रम से लगा सकता है तथा भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का भी विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अगली जो लास्ट स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस अवस्था के बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। यानी परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, यानी कि कल्पनाओं में जो चिंतन होता है वो इसमें विकसित हो जाता है। बालक की जो अवलोकन क्षमता होती है, तर्क करने की जो शक्ति होती है, सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, कल्पना करने की शक्ति तथा प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने की जो पर्याप्त क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है। यानी बालक इसमें अवलोकन कर सकता है, किसी भी बात के लिए वो तर्क कर सकता है, सोच विचार सकता है, उसके बाद उसका उत्तर दे सकता है। कल्पनाओं के रूप में वो कल्पना करने की शक्ति का भी विकास होने लगता है तथा विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके आधार पर भी निष्कर्ष निकालने की जो क्षमता होती है वो इस अवस्था के बालक के अंदर विकसित हो जाती है। निगमन तर्क यानी नियम से उदाहरण का भी विकास हो जाता है। यानी कि पहले जो नियम बालक होता था नहीं समझ पा रहा था, उन नियमों को भी समझ सकता है तथा नियम से उदाहरण की ओर जाना होता है, इसका भी जो विकास होता है वो इस अवस्था के बालक में हो जाता है। और बालक में जो अमूर्त चिंतन होता है, यानी कि जो वस्तुएं इसके सामने उपस्थित नहीं है उन वस्तुओं के बारे में भी चिंतन करने की जो क्षमता होती है उसका विकास इस अवस्था के बालक में हो जाता है। आगे बात करें जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत या क्या कुछ जो संपत्ति दिए गए उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अनुकूलन। इन्होंने अनुकूलन के बारे में क्या बताया, तो बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उससे अनुकूलन कहते हैं। यानी एक जो बालक होता है वो वातावरण के साथ जो अपना समायोजन कर लेता है, समायोजन स्थापित कर लेता है, और समायोजन स्थापित करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसे अनुकूलन कहते हैं। पियाजे ने अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है उसकी 2 उप प्रक्रियाएं बताई हैं। पहले इन्होंने बताई है आत्मसातकरण, आत्मीकरण, समावेशन या फिर समावेशीकरण। ये पहली इन्होंने उपक्रिया बताई है अनुकूलन की, जो कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार को जोड़ देना। यानी कि पहले से कोई ज्ञान है बालक में, उसमें अगर जो नया विचार, अगर नया ज्ञान जोड़ दिया जाए तो उसे आत्मसातकरण, आत्मीकरण, समावेशन या समावेशीकरण कहा जाता है। अगला है समायोजन यानी व्यवस्थापन, समाविष्टीकरण या स्थानीयकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है नई योजना बनाना या पुरानी योजना को संशोधित करना। यानी कि नई योजना बनाना या पुरानी योजना में संशोधित करना। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कोई एक जो बालक है तो उसने क्या किया, उसने एक चिड़िया उड़ती हुई देखी, ठीक है, फिर अगले टाइम पे जाकर के उसने जब चिड़िया उड़ती हुई देखी, फिर एक बार उसने एक पतंग उड़ती हुई देखी, तो उसने क्या कहा कि ये देखो पूंछ वाली चिड़िया। बालक ने क्या कहा, पूंछ वाली चिड़िया। तो उसके पास पूर्व ज्ञान था, यानी चिड़िया को उसने देखा था तो उसके पास पूर्व ज्ञान था, और पूर्व ज्ञान में उसने एक नवीन ज्ञान ये जोड़ा कि ये जो पतंग उड़ रही है इसके नीचे जो डोर लटक रही है इसकी पूंछ है, तो ये पूंछ वाली चिड़िया है। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, अपने पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को इन्होंने जोड़ा, तो इसको कहा जाएगा
समावेशन या आत्मसातकरण। लेकिन अगर नई योजना या पुरानी योजना को संशोधित करना, यानी कि जब बालक चिड़िया को देखता है, उसके बाद जब उसने पतंग को देखा तो उसने ये दोनों के बीच में जब वो अंतर कर लेता है कि नहीं ये चिड़िया नहीं हो सकती, ये पतंग है, यानी कि उसमें नई जो योजना है उसको नई योजना बना लिया, या जो पुरानी योजना इसने देखा था कि जो पतंग है वो क्या होती है, वो पूंछ वाली चिड़िया होती है, तो उसमें इसने संशोधित कर दिया कि नहीं ये पूंछ वाली चिड़िया नहीं है, ये पतंग होती है और जो चिड़िया होती है वो दूसरी होती है। तो अगर इनके बीच में इसको अंतर करना आ गया तो इसका मतलब वो समायोजन कर रहा है, यानी नई योजना बना रहा है, या फिर पुरानी जो योजना थी जो कि पहले ये पतंग को चिड़िया कह रहा था, तो उस पुरानी योजना को संशोधित करके ये कहने लगा है कि अब ये चिड़िया नहीं है बल्कि ये पतंग है और जो चिड़िया होती है वो दूसरी है। तो इसको कहते हैं समायोजन। साम्य धारण की बात की जाए तो साम्य धारण का मतलब क्या होता है? साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के मध्य संतुलन स्थापित कर लेता है। यानी आत्मसातकरण यानी आत्मसात कर लेना, तथा जो समायोजन यानी किसी जो वातावरण में बालक अपने आप को ढाल लेता है, समायोजित कर लेता है, इन प्रक्रियाओं के मध्य अगर संतुलन स्थापित हो जाए इसको बोलेंगे साम्य धारण, इसको साम्य धारण कहते हैं। फिर संगठन की बात की जाए तो बच्चा अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित करता है, इसे संगठन कहते हैं। यानी जो कुछ भी बच्चा वातावरण के साथ सीख रहा है, जो कुछ भी उसको जानकारियां मिल रही हैं, उन जानकारियों को सुव्यवस्थित तरीके से अगर वो रख रहा है, अपने अंदर समाहित कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे संगठन बोलेंगे। अगली बात करें स्कीमा की, तो बच्चे जानकारी के जो छोटे छोटे खंड जहां वह अपनी जानकारी को सहेज कर रखते हैं, यानी कि जो भी बच्चे अपने आसपास के वातावरण से छोटी छोटी जानकारियों को सीखते हैं और उन जानकारियों को वो अपने अंदर सहेज कर रखते हैं, अपने अंदर उन जानकारियों को इकट्ठा करके रखते हैं, इसको स्कीमा बोला जाता है। स्कीम्स की बात की जाए तो किसी कार्य को करने का जो सही क्रम है, जैसे बालक द्वारा विद्यालय के लिए किताबें वर्ग के रूटीन के अनुसार रखना, ड्रेस पहनना, टाई पहनना इत्यादि। यानी कि जो बालक होता है किसी कार्य को अगर जो एक सही ढंग से या सही क्रम से करता है तो उसको स्कीम्स बोलेंगे। जैसे कि विद्यालय में बताया जाता है कि मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे ये सब्जेक्ट चलेंगी और जो सैटरडे होगा वो उस दूसरी सब्जेक्ट चलेंगी। तो इस प्रकार से जो रूटीन बना दिया गया, उस रूटीन के अनुसार जो बालक होता है वो जो बुक्स लेकर के जाता है, या फिर ड्रेस पहनना हुआ कि पहले आप शर्ट पहनेंगे, फिर पैंट पहनेंगे, उसके बाद आप टाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो क्रम के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों का जो करने का एक सही ढंग है उसको स्कीम्स बोला जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें, जीववाद। पियाजे ने जीववाद के बारे में क्या बताया? तो जीन पियाजे ने जीववाद के बारे में बताया कि बच्चे खिलौनों आदि को जीवित समझते हैं, यही भ्रम ही जीववाद है। यानी बच्चे जो होते हैं वो जिस खिलौने के साथ में खेलते हैं उसको वो जीवित समझ लेते हैं, उससे बातें करते हैं, यही जो उनका भ्रम होता है वो जीववाद कहलाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, गुड़ियों के साथ में खेल रही होती हैं, तो गुड़िया से बातें करती हैं कि ये मेरी गुड़िया है और इसको भूख लगी है, इसको खाना खिलाएंगे गुड़िया को। तो वो उनको जीवित समझती हैं कि जिस प्रकार से हमको भूख लगती है उसी प्रकार से गुड़िया जो मेरी है इसको भी भूख लगी होगी तो उसको खाना खिलाएंगी। कभी कभी होता क्या है कि कोई जो लड़का होता है वो डंडे के साथ में खेलता है, फिर उसको गाड़ी समझ करके उस पर बैठता है और उसको गाड़ी की तरह चलाता है, तो वो भी उसको क्या करता है, जीवित समझ लेता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों को जीवित समझ लेते हैं और उनको जीवित समझने का जो भ्रम है यही जीववाद कहलाता है। वस्तु स्थायित्व के बारे में बात की जाए यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की, तो वस्तु भले ना दिखे लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो रहता है। यानी वस्तु बच्चे को नहीं दिख रही है लेकिन उसका अस्तित्व क्या होगा, वो दिखेगा, वो अस्तित्व रहता है, यही वस्तु स्थायित्व है। कभी कभी जो बच्चा होता है वो कुछ खिलौना ले लेता है तो आप उस खिलौने से उससे छीन करके और फिर कहते हैं कि ये गायब हो जा, और ऊपर आप हाथ कर देते हैं या उसको गायब कर देते हैं। तो बच्चा जो होता है वो आपके हाथ की तरफ देखता है कि आपने वो गायब तो कर दिया है लेकिन हो सकता है आपके हाथ में हो, या फिर आप हाथ अपना पीछे कर लेते हैं तो फिर वो वस्तु को देखने लगता है कि हाँ कहाँ पे गई, इधर गई या उधर गई। तो वस्तु का नहीं दिखती है उसको, लेकिन उसका एक स्थायित्वपन जो होता है वो बालक के अंदर बना रहता है कि यहीं कहीं पे जो वस्तु होगी वो रखी हुई होगी, इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। आगे अगर बात करें केंद्रीकरण क्या होता है, तो पियाजे ने केंद्रीकरण के बारे में क्या बताया कि बच्चे किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस कर पाते हैं, यही होता है केंद्रीकरण, यानी कि किसी एक ही पक्ष पर फोकस कर देना। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं,
जो रोटी बनाते हैं, तो अगर आपने आटे की जो गोल गोल करके आपने गोलियां बनाई, तो वो उसको फिर क्या करते हैं, आप उसको रोटियां बना देते हैं, तो उनमें से सिर्फ वो एक ही पक्ष पर फोकस कर पाएगा, या फिर वो रोटियों को ही पहचान पाएगा, या फिर वो उन गोल गोल की रोटी की जो गोलियां होती हैं सिर्फ उन पर ही फोकस कर पाएगा। तो बच्चे किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर अगर फोकस कर पाते हैं तो उसे बोलेंगे केंद्रीकरण, यानी सिर्फ एक पक्ष पर ही वो केंद्रित अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर पाते हैं। आत्मकेंद्रिता, बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही वरीयता देते हैं, यानी कि बच्चे ये सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही सही है, जो मेरा दृष्टिकोण है सिर्फ वही सही है, उसी को ही वो वरीयता देते हैं, उसी को ही वो प्राथमिकता देते हैं, इसी को ही बोलते हैं आत्मकेंद्रिता। और फिर अपलटावीपन, यानी बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाते। यानी जैसे मैंने बताया कि अपलटावीपन का जो गुण होता है वो बच्चे के अंदर जब पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत अगर आप पूछेंगे कि आपके स्कूल से विद्यालय है अगर 5 किलोमीटर, तो विद्यालय से आपका स्कूल कितना होगा, तो ये अपलटावीपन है। तो इसका जो आंसर है वो बालक जो होते हैं नहीं दे पाते हैं। तो जिस बिंदु से आगे बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वहां पर वो उस पर नहीं आ पाते हैं। या मान लीजिए कि अगर आपने रोटी बना दी, किसी आटे की गोल जो क्या कह सकते हैं गोलियां हैं, उनकी अगर आपने रोटी बना दी, तो फिर रोटी बनाने के बाद आप उनसे कह दीजिए कि इनको आप फिर से गोलियां बनाएं, तो वो उन पे वापस नहीं आ पाएंगे, उन पे वो उनको नहीं बना सकते हैं। इसको बोलते हैं अपलटावीपन का गुण। बात करें अगर हम संरक्षण का अभाव, यानी बच्चों के अंदर जो संरक्षण का अभाव होता है वो पाया जाता है, तो इसमें शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन होने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है, उसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। यानी कि पहले जो आटे की ऐसे गोल गोल गोलियां बना दी गई और फिर इनको उठा करके ऐसे रोटियां बना दी गई, तो जो बालक होता है वो नहीं समझ पाता है कि ये इन्हीं से इनको बनाया गया है। तो बालक में ये भूल जाता है कि पहले ये गोल गोल थी, फिर इनको ऐसे करके इनकी रोटियां बना दी गई हैं। तो ये अपनी शुरुआती आकृति को भूल जाते हैं कि ये पहले गोल थी और उसके बाद इनकी ये रोटी बनाई गई है, और उससे ही संरक्षण का अभाव कहते हैं। यानी शुरुआती आकृति में अगर कुछ भी परिवर्तन कर दिया जाए तो बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, पियाजे के अनुसार भाषा विचार, यानी कि पियाजे भाषा के बारे में क्या कुछ सोचते थे, भाषा चिंतन के बारे में पियाजे क्या कुछ कहते थे। तो इनके अनुसार जो विचार है वो पहले आता है, भाषा बाद में आती है। यानी बच्चे जो होते हैं वो विचार पहले करते हैं, जो भाषा होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो बाद में होता है। तो ये विचार पियाजे मानते हैं कि विचार पहले होगा, भाषा बाद में आएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विचार पहले, किसके अनुसार विचार पहले आता है और भाषा बाद में। तो पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है और जो भाषा होती है वो बाद में आती है। फिर निजी वाक्य, यानी कि जो बच्चे अपने स्वयं से बातें करते हैं, जिसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, बच्चा जो स्वयं से बातचीत करता है वह अर्थहीन, यानी ये अर्थहीन मानते हैं कि जो बच्चा निज वाक्य करता है, जो स्वयं में बड़बड़ाता रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चा होता है वो स्वयं से बातचीत करता है वह अर्थहीन है, या किसके अनुसार है, तो पियाजे के अनुसार। पियाजे का ये मानना है कि जो बच्चे स्वयं से बातचीत करते हैं, बच्चों के अंदर जो निज वाक्य ईगोसेंट्रिज्म जो पाया जाता है वह अर्थहीन रहता है। तो ये था आज का हमारा सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में भी देखे गए हैं, और आगे जो एग्जाम होने वाला है यहाँ से 3-4 क्वेश्चन, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। पूछे जाने की पूरी संभावना ही नहीं, कंफर्म यहाँ से जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। तो मैंने बहुत ही आसानी से इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।